ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, कल हम ये बात सीख रहे थे कि परचेज कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर नहीं दिया हो। आपको सेलिंग प्राइस यहाँ लिखनी होती है, तो सम टाइम क्या होता है कि वो आपको सेलिंग प्राइस नहीं देता, परचेज कंसिडरेशन नहीं देता। उसमें मैंने एक तरीका बताया कि प्रॉफिट वाला तरीका है, दूसरा तरीका मैंने बताया पेमेंट प्लान है, और तीसरा तरीका मैंने ये बताया कि वो क्या करेगा, बायर के एंगल से आपने सोचना है, बायर के एंगल से। क्योंकि परचेज कंसेशन कौन पे कर रहा है? बायर दे रहा है। जो हमारा बिजनेस बाय कर रहा है वो हमें पैसे दे रहा है, तो उसके एंगल से सोचें। वो किस बात के पैसे देता है? वो दो बात के पैसे देता है। एक तो जो आपसे वो एसेट एंड लाइबिलिटीज लेके जा रहा है, मतलब आपके पास कोई मशीनरी होगी, आपके पास कोई बिल्डिंग होगी, आपके पास कोई मोटर व्हीकल होगा, आपके पास कोई इन्वेंट्री होगी। एक तो वो पैसे उस चीज के दे रहा है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देते तो फिर किसी और को बेचते। तो इसको प्यार से मैं कह देता हूँ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई ये एसेट अगर मैं बेचता हूँ तो इसके मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो अमूमन कंपनी क्या करती है, हमारे पास जो भी एसेट है अगर वो 1 लाख का आ रहा है और मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 है, तो वो हमें मार्केट वैल्यू देगा। अगर इन्वेंट्री हमारे पास 10,000 की आ रही है और उसकी फेयर वैल्यू यानी मार्केट में उसको बेचते हैं उसको 8,000 मिलेंगे, तो हमें कितने देगा? 8,000 देगा। तो जो परचेजर होता है, जो बायर होता है, वो हमें क्या देता है? जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज होते हैं उसके पैसे देता है, और उसके अलावा कुछ पैसे ऊपर भी देता है। हमारे एसेट एंड लाइबिलिटीज, फॉर सपोज टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज हमारे बने 1 लाख। कितने बने? 1 लाख। लेकिन वो मुझे पैसे जा रहा है 2 लाख, 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। तो वो 1 लाख रुपए किस वजह से दे रहा है? 1 लाख इस वजह से दे रहा है कि भाई मेरा बिजनेस स्टेब्लिश्ड है, और स्टेब्लिश होने की वजह से उसको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसको प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, उसको जो है वो एक नए सिरे से, क्या नाम है, एक स्टार्टअप होता है ना, जाहिर प्रमोशन करनी पड़ती है, लोगों को बोलना पड़ता है, कॉस्ट कम, प्राइस कम करनी पड़ती है। वो उसको नहीं करना पड़ेगा। उसको आते ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, आते ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब मेरा बिजनेस वेल स्टेब्लिश्ड है, उसका एक नाम बना हुआ है, तो उस नाम की भी वो पैसे देगा। उसको प्यार से हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। गुडविल इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है? एक्सेस मनी होती है, एक्सेस मनी होती है जो कि बायर दे रहा होता है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस ओवर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जो हमसे एसेट ले रहा है उसके ऊपर वो मनी दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है? क्योंकि हमारे बिजनेस का नाम बना हुआ है, उसको गारंटी है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, सेल अच्छी होगी, कस्टमर अच्छे हैं, हमारे सप्लायर अच्छे हैं, हमारी लोकेशन अच्छी है, हमारा एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इस वजह से हमें पैसे दे रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन मालूम करने का जो आखिरी तरीका है वो ये है कि अगर वो हमें मुझे बता दे कि भाई जो एसेट एंड लायबिलिटी उसने लिए हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है और उसकी गुडविल के पैसे कितने हैं, तो मैं परचेज कंसिडरेशन फाइंड कर सकता हूँ। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी इसको सर। जरा एक एग्जाम्पल से करते हैं। अगर क्लियर है मेरी बात, इसको एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर सपोज एक पार्टनरशिप है, ठीक है, एक पार्टनरशिप है। उस पार्टनरशिप की बुक में पार्टनरशिप की बुक में आ रही है मोटर व्हीकल, फिर आ रहा है इन्वेंट्री, फिर आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, प्रीमिसेस की वैल्यू है 1 लाख। ईश्वर बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। व्हीकल की वैल्यू है 1 लाख, इन्वेंट्री की वैल्यू है 50,000, और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है फॉर सपोज 10,000। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, आप सुनिएगा। कंपनी ने क्या किया है, सारे एसेट लिए हैं। कंपनी हैज टेकन all assets except ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल उसने नहीं लिया, ठीक है। और उसने क्या किया है, जो प्रीमिसेस की जो वैल्यू ली है, प्रीमिसेस की जो उसने वैल्यू लगाई है, जाहिर है हमने कहा कि भाई 1 लाख का नहीं है तो बढ़ गया है, वक्त के साथ की वैल्यू बढ़ गई है। प्रीमिसेस की उसने वैल्यू लगाई 3 लाख। मोटर व्हीकल ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, मोटर व्हीकल की उसने वैल्यू लगाई 50,000। ठीक है,
और बाकी जितने भी है वो बुक वैल्यू पे लिए हैं। बाकी जो भी एसेट है वो बुक वैल्यू पे लिया, मतलब जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी उसी पे लिया। हमें लगा कि भाई उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, गुडविल का वो पेपर में बताता नहीं है वैसे, ठीक है, ये मेथड उसने करवाया नहीं, कभी पूछा नहीं उसने, लेकिन मैं इजाफी करवा रहा हूँ। फॉर सपोज उसने कहा कि भाई गुडविल के जो पैसे उसने हमें दिए हैं, गुडविल जिसने हमारी लगाई है, फॉर सपोज उसने उसकी वैल्यू लगाई है कितनी, 1,50,000 गुडविल के पैसे उसने लगाए 1,50,000। ये अपनी तरफ से मैं करवा रहा हूँ, पेपर में होता नहीं वैसे। तो ये बताएं परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन जो होता है हमारे पास, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से मुराद एग्रीड वैल्यू जिसपे वो एसेट ले रहा है। अगर किसी एसेट, कोई एसेट वो ले रहा है और उसकी फेयर वैल्यू नहीं दी है, तो फिर हम बुक वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? बुक वैल्यू लेते हैं ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट से मुराद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है, नेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है, जो जो उसने लिए हैं वो वाले एसेट प्लस गुडविल, ठीक है। अब इसके अंदर आता है, सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि परचेज कितनी है, तो आ जाए। प्रीमिसेस उसने हमसे लिया है, प्रीमिसेस उसने हमसे लिया है, कितने का लिया उसने हमसे? 3 लाख का, तो मैं लिख दूंगा 3 लाख, ठीक है। इसी तरीके से मोटर व्हीकल उसने हमसे लिया है, कितने का लिया है सर? 50,000 का, तो मैं कितना लिख दूंगा? 50,000 लिख दूंगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उसने कहा है कि मैंने सारे एसेट लिए हैं, मैंने सारे एसेट लिए हैं एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये नहीं लिया उसने मुझसे, लेकिन इन्वेंट्री भी ली है। अब सर उसकी फेयर वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो मैंने क्या लिखा, जब फेयर वैल्यू नहीं होगी तो फिर हम क्या लेंगे, फिर हम समझेंगे कि बुक वैल्यू फेयर वैल्यू है, मतलब उसने हमारी बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू ट्रीट किया है। तो इन्वेंट्री उसने एक्सेप्ट की है, कैसे पता चला? उसने ऑल एसेट लिखा है, एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये नहीं लिया। तो इन्वेंट्री उसने ली है और उसकी वैल्यू उसने कितनी लगाई है? 50,000 ही लगाई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे पास सारे एसेट की फेयर वैल्यू आ जाएगी जो उसने मुझसे लगाई है, वो कितनी आ जाएगी? 4 लाख प्लस गुडविल। गुडविल के कितने पैसे लगाए उसने? गुडविल के उसने लगाए 1.5 लाख रुपए, ये प्लस कर दें तो आपके पास टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5,50,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5,50,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ईश्वर, शिराज, हसीब। सर जी जी पूछें। सर जो फेयर वैल्यू होती है वो बेसिकली ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। हाँ, वो होती है एग्रीड वैल्यू, मतलब बेसिकली यानी ये वो वैल्यू होती है जिसपे दोनों पार्टी एग्री कर जाती है, मतलब सर ये तो वो ऊपर भी हो समझ सकती है नहीं आया। और क्या नाम है, नीचे भी हो सकती है। लाइक मोटर सर व्हीकल हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इसकी ज्यादातर ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ जी बेटा। सर ट्रेड ये समझ रिसीवेबल हो नहीं गया, आया। नीचे हो सकती है अगर बैड डेट, ठीक है मैं समझा रहा हूँ बेटा। बेसिकली मैंने ये समझाया कि कभी कभार परचेज कंसिडरेशन हमें फाइंड करनी हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो, तो एक और तरीका भी है, लेकिन ये तरीका यूज नहीं होता। ज्यादातर ये वाला तरीका यूज होता है अगर सवाल में उसने बोला हुआ प्रॉफिट का, या फिर ये तरीका यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर पेपर मैंने ये वाला देखा है, वो खुद बोल रहा होता है। अच्छा, ये तरीका जब ये दोनों मेथड नहीं दिए तब, अच्छा यूज हुआ नहीं इतना पेपर में, लेकिन मैंने इजाफी करवाया। मैंने क्या करवाया, मैंने कहा जो कंपनी में पैसे दे रही होती है ना, 2 बातों की देती है। एक तो हमारे बिजनेस की जो वैल्यू होती है, इमेज होता है, उसकी देती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। एक तो उसकी देती है। दूसरा जो पैसे दे रही होती है वो उन एसेट एंड लाइबिलिटीज की दे रही होती है जो उसने हमसे लिए होते हैं, ठीक है। कंपनी कभी कभार सारे एसेट नहीं लेके जाती, कुछ लेके जाती है, तो जितने एसेट एंड लाइबिलिटीज वो मुझसे लेकर गई है वो उसके पैसे दे रही होती है। तो अगर मुझे परचेज कंसिडरेशन फाइंड करनी है तो उसका आसान सा तरीका है कि जो जो एसेट एंड लाइबिलिटीज उसने मुझसे लिए हैं मैं उनकी फेयर वैल्यू लिख देता हूँ। जो जो एसेट एंड लाइबिलिटीज उसने मुझसे लिए हैं, टेकन ओवर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। इस वैल्यूएशन के अंदर वो एसेट लाइबिलिटी नहीं आएंगे जो उसने मुझसे नहीं लिए, वो नहीं शामिल करेंगे इसके अंदर। तो उसने जो जो एसेट एंड लाइबिलिटीज लिए उसकी आप फेयर वैल्यू लिखें। लाइक प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस उसने लिया है तो प्रीमिसेस के मैंने लिखे 3 लाख।
मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल उसने मुझसे लिया है, मैंने उसके लिए दिए 50,000, जितनी उसने फेयर वैल्यू लगाई है वो लिखेंगे हम, अपने हमारे पास जो आ रही है वो नहीं लिखेंगे। ये वाली वैल्यू वहां काम आती है जब प्रॉफिट निकालना हो, वो बायर करता है हमेशा अपने पास। ठीक है, अच्छा जी। तो सर 1 लाख का नॉन करंट एसेट था हमारे पास, प्रेमिसेस था, वो उसने 3 लाख लगाया, मैंने 3 लाख लिखे। मोटर व्हीकल 1 लाख का था, 50,000 उसने लगाया, मैंने 50,000 लिखे। अच्छा जी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या उसने लिए नहीं लिए, तो नीचे लिखा है कंपनी हैज टेकन ऑल एसेट एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल, मतलब उसने ये वाला एसेट नहीं लिया, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल वाला एसेट नहीं लिया, बस ये वाला नहीं लिया उसने, बाकी उसने सारा लिया हमसे, बाकी उसने हमसे सारा लिया है। तो हम सिर्फ इसको नहीं शामिल करेंगे, बाकी हर चीज को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो इन्वेंट्री की सर वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000। पर सर आपने तो फेयर वैल्यू बोला था, आपने क्या बोला था, फेयर वैल्यू बोला था। इफ नो फेयर वैल्यू इज गिवन और कंपनी ने वो एसेट लिया है आपसे, तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर बुक वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000, मैंने 50,000 ले ली। तो ये टोटल आ गया 4 लाख, इसमें मैंने गुडविल को प्लस किया, ये आ गया 5,50,000। जी बेटा। सर मुझे दो सवाल पूछने। मेरा पहला सवाल ये कि सर फेयर वैल्यू अगर उसने दी नहीं हुई, अगर हमें मालूम करनी हो तो? यार ऐसा सवाल तो आता नहीं कभी, ऐसा सवाल तो आता नहीं है। बाकी मालूम करने के डिफरेंट तरीके हैं, मतलब आपको बता देगा कि भाई उसने जो फेयर वैल्यू थी वो 10% ऊपर लगाई, ऐसे बोल देगा वो। या ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास जितने भी आ रहे हैं उसने उसकी 10% कम लगाया, मोटर व्हीकल को 10% कम लगाया, इस तरह बोल सकता है, परसेंटेज में देके घुमा सकता है वो। तो ऐसा आया और नहीं आज तक सवाल। और सर जब आप रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा रहे थे तब आपने कहा था कि वो सिर्फ बैंक नहीं उठा सकता, बाकी तो वो सब कुछ उठाएगा ना कंपनी वाला। हाँ लेकिन कभी कभार ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल भी वो नहीं लेता, वो ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल भी नहीं लेता, बहुत बहुत दफा मैंने सवाल देखे नहीं लेता। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। और कोई सवाल, और कोई सवाल, सर ये अच्छा एक चीज और, बैलेंसिंग फिगर, सर ये अच्छा एज एक अ चीज और, बैलेंसिंग फिगर कर कभी सकता कभार है? गुडविल फाइंड, सुनिएगा बेटा, कभी कभार सर बायर को अपनी गुडविल फाइंड करनी होती है, बायर को, सेलर को नहीं, बायर को। पेपर में कई बार आया गुडविल फाइंड करो, तो गुडविल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। आपको पेपर में सर ये दोनों चीजें गिवन होंगी, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताएं। सर शिराज हाँ बेटा। सर सर जब कंपनी हमें हमसे वो मतलब परचेस कंसिडरेशन भी लेती है तब वो गुडविल कंसीडर करती है। तो सर गुडविल जी में जी तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर्स हमारे फिर ट्रेड रिसीवेबल होते हैं ना? बेटा, ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर में फर्क है। कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वो कस्टमर जो आपसे कैश पे लेके जाते हैं, और एक होते हैं वो कस्टमर जो आपसे माल उधार पे लेके जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर कस्टमर आपका ट्रेड रिसीवेबल हो, कई कस्टमर। और दूसरी बात, ये जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो लोग जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। कई लोग ऐसे होंगे, यानी फॉर सपोज, क्या ख्याल है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं 10,000, तो आपकी सेल 10,000 भी होगी। सर आपकी सेल तो यस 1 करोड़ सर। भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है उस 1 करोड़ में बहुत 10,000 लोग, यानी कुछ कुछ लोग हैं जिनके ऊपर 10,000 बकाया, बस बाकी सबने पेमेंट कर दी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ सर। तो जो कंपनी जो गुडविल पे कर रही होती है, गुडविल एक चीज के बारे में नहीं होती, गुडविल कई चीजों के बारे में होती है। गुडविल समटाइम लोकेशन अच्छी होती है, हाँ समटाइम सर। मार्केट में आपका नाम होता है, मतलब मार्केट। जैसे हमारे पास मिर्ची हो गया, बॉम्बे बेकरी हो गया। ठीक है, भले आपकी लोकेशन कहीं भी हो, आपका नाम बहुत अच्छा है, मतलब आप कोई भी केक बनाते हैं, बंदा जरूर ट्राई करता है। हैदराबाद जो भी आता है बॉम्बे बेकरी का केक जरूर ट्राई करता है, अब वो कैसा भी हो। हालांकि कितने सारे केक आ गए, बस एक नाम बन गया है, लोग नाम की वजह से भी जा रहे होते हैं समटाइम, यार अच्छा है। अच्छा जी गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा टाइम यहाँ खर्च हो जाएगा। कभी कभार पेपर में ऐसा होता है कि आजकल जो सवाल आते हैं ना वो मिक्स आते हैं, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, और हो सकता है आपको गुडविल भी फाइंड करनी पड़े। गुडविल का काम वहां नहीं है, सेलर के पास गुडविल का कोई भी काम नहीं है। सेलर जो होता है ना, सेलर जो अपना बिजनेस बेच रहा होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। उसमें गुडविल का कोई काम नहीं है, वो वहां सिर्फ प्रॉफिट मालूम करने के लिए बनाता है। उसमें बस हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होती है, बस। दूसरा काम सेलर क्या करता है, दूसरा काम वो करता है कैपिटल अकाउंट। इस पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मैं आ रहा हूँ। तो पहले हम एक सवाल ट्राई कर लेते हैं। तो सवाल में मुझे एक छोटी सी चीज बतानी थी, समटाइम हमें गुडविल भी फाइंड करनी होती है। तो अगर मुझे परचेज कंसिडरेशन पता लग जाए और फेयर वैल्यू पता लग जाए सारे एसेट एंड लायबिलिटीज की, तो इट मींस मैं गुडविल फाइंड कर सकता हूँ। क्या ख्याल है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता? अगर ये चीज भी गिवन हो और ये चीज भी गिवन हो, तो गुडविल फाइंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ सर, हो जाएगी सर। हो जाएगी। तो एक सवाल करते हैं,
बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, सर ये वैसे सवाल गुडविल आपकी का स्क्रीन पे आ रहा है। फॉर्मूला नहीं अलग से, मतलब जैसे हम ओ लेवल्स में फाइंड करते थे? यार गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है इनहेरेंट गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। कंपनी जब किसी बिजनेस को बाय करती है, या कोई भी हम किसी बिजनेस को जब बाय करते हैं, तो वहां जो गुडविल अराइज होती है वो होती है परचेज गुडविल। परचेज, उसको उसके लिए बकायदा पेमेंट करते हैं, उसके लिए बकायदा पैसे देते हैं। तो वो जो गुडविल है, वो जो गुडविल है जिसके लिए आप बकायदा पेमेंट कर रहे होते हैं, उस गुडविल का तो एक ही फॉर्मूला है। उस वो गुडविल कितनी होगी वो एक अलग बहस है, वो तो एक पूरा एक टॉपिक अलग है। ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला है परचेज गुडविल का, वो ये, जो पैसे आपने दिए हैं और जो आपने एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर की हैं, उन दोनों का डिफरेंस होता है ये। यानी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर, और जो आपने परचेज कंसीजन पे किया उसको, उन दोनों का डिफरेंस गुडविल होता है। तो हम एक सवाल को करते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये एक सवाल है एलेक्स एंड ब्राउन। ये सवाल बेसिकली है मई जून 2017 पेपर 3-2 में लिख देता हूं। मई जून 2017 पेपर 3-2। ठीक है, अच्छा जी, कह रहा है एलेक्स एंड ब्राउन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। नीचे उसने हमें लैंड एंड बिल्डिंग की सारी वैल्यूज दी हैं। सर ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये बुक वैल्यूज हैं। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटीज की क्या है? बुक वैल्यूज हैं, जो आपके पास एसओएफपी में आ रही होती हैं। नीचे उसने कैपिटल अकाउंट भी शो किया हुआ है एलेक्स एंड ब्राउन का, और करंट अकाउंट की डिटेल भी दी हुई है। करंट अकाउंट की क्या की डिटेल भी दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि सी लिमिटेड परचेज दिस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 नवंबर 2016। सी लिमिटेड ने क्या किया? ये बिजनेस परचेज किया। दे टुक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज विद द एक्सेप्शन ऑफ, उन्होंने क्या किया? सारे एसेट एंड लायबिलिटीज दिए, सारे एसेट। एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन में दो चीजें हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिया मतलब बैंक, और एक मोटर व्हीकल थी वो नहीं ली। दैट्स, ये दो चीजें नहीं ली, बाकी उन्होंने हर चीज ली। ठीक है, विच वॉज टेकन ओवर बाय एलेक्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 28,000। ठीक है, आगे कह रहा है द रिमेनिंग एसेट टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, जो इसने ये वैल्यू, ये फेयर वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं। इसका काम कहाँ आता है? इसका काम ज्यादातर गुडविल फाइंड करने में आता है। और एक चीज हम और सीखेंगे, बायर की एसओएफपी, वहां काम आता है एक गुडविल फाइंड करने में, कि परचेज कंसिडरेशन को आप माइनस करते हैं, तो उसको माइनस फिर इस चीज से किया जाता है। और दूसरा बायर की एसओएफपी में, तो वो हमारा अगला टॉपिक है। नीचे जो असल चीज है जिसपे मैं आ रहा हूँ वो क्या है? वो कह रहा है द परचेज कंसिडरेशन वाज 5 times the partnership profit for the year ended 31st October 2016। 5 times, यानी जो भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। तो सर पार्टनरशिप का प्रॉफिट कैसे मालूम होगा? इसने हमें करंट अकाउंट का डेटा दिया हुआ है, सवाल में देखें, फाइंड होने का कोई तरीका है? हाँ सर है। बताएं कितना प्रॉफिट आएगा। मैंने कल एक तरीका बताया था आपको, पता है सबसे आसान। हाँ सर, वो करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट वाले के अलावा दूसरा भी, दूसरा इजी वाला मेथड यूज करें। इजी वाला ये प्रॉफिट था कि प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस आईओसी हाँ सर। माइनस सैलरी प्लस आईओडी इज इक्वल टू एसओपी। एसओपी का क्या मतलब है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस है तो माइनस में होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करें। आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस का मतलब है सैलरी, आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एसओपी का मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा। अबू बकर, मुझे तुमसे आंसर चाहिए प्रॉफिट का, ट्राई करो। थर्टी सिक्स प्लस 24 कितना हो जाएगा? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं। 36 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 60,000, ऐसा ही है।
जी बेटा, आप लोगों के आंसर का मुंतजिर हूँ, अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं बताया। सर आंसर है प्रॉफिट है 1,60,000। प्रॉफिट बेटा हमारे जैसे ईश्वर ने बताया 1,60,000 आ गया। प्रॉफिट के हवाले से कोई सवाल, ये प्रॉफिट कैसे आया 1,60,000? एनी क्वेश्चन? या समझ में आ गया, समझाऊं? आ गया सर, आ सर गया। परचेज कंसिडरेशन क्या होगी? इसका 5 टाइम्स होगा। बेटा ये कल वाली इक्वेशन मैंने यूज की है, अगर आप बताओ। मैंने कल एक पार्टनरशिप की इक्वेशन कराई थी कि पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, तो मैंने माइनस किया। सैलरी माइनस करते हैं, जी पार्टनर को सर, देनी याद होती है, है। याद है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर, ठीक है ना। ये वो इक्वेशन यूज की और वैल्यूज लिखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस सवाल में है ही नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, एक और तरीका भी है प्रॉफिट फाइंड करने का, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ इजी काम किया करो। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, बोला 5 टाइम्स, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें आप 1,60,000 से, जो होगी 8 लाख। इट वुड बी अराउंड, वो हो जाएगा 8 लाख। कितना? 8 लाख। 8 लाख हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया परचेज कंसिडरेशन, ये फाइंड हो गया हमारे पास, अगर आप फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसका पहला सवाल है, ये बताएं गुडविल क्या है। पहला सवाल है, गुडविल डिफरेंस होता है हमारे पास। गुडविल इज द अमाउंट पेड, अमाउंट सर पेड गुडविल फॉर purchase of business in excess of, हम ज्यादा पे करते हैं ना, in excess of acquired separable net asset at fair value। मतलब ये मैंने डिफरेंस बता दिया कि गुडविल क्या होता है कि जो भी कंपनी किसी बिजनेस को बाय करने जाती है, तो उसके जो भी नेट एसेट होते हैं, जो भी नेट एसेट होते हैं और जो वो टेक इन ओवर करती है, सारे एसेट तो नहीं लेगी ना, कुछ लेगी, तो जो भी वो नेट एसेट टेक इन ओवर करती है उसकी फेयर वैल्यू और जो उसने अमाउंट पेड किया है, उसकी फेयर वैल्यू और जो अमाउंट उसने पेड किया उसका डिफरेंस होता है, और अमूमन ज्यादा पे किया जाता है। अच्छा जी, ये एक मार्क्स का था। अब डेफिनेशन लिख देंगे, इट इज द अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, acquisition of business in excess of acquired separable net asset at fair value, या acquired net asset taken over at fair value, ये भी सही है। अच्छा अगला सवाल, वो बोला गुडविल की वैल्यू बताओ। तो सर गुडविल की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारा, मैंने जो आंसर तरीका बताया था, मैंने क्या क्या कहा था, गुडविल कैसे मालूम की जाती है, परचेज कंसिडरेशन, मतलब मैं माइनस। इसको और इजी कर देता। ओके सर एक मिनट सबर करें। मैंने कहा था गुडविल बेसिकली होती क्या है, दोनों का डिफरेंस होती है। जो आपने अमाउंट पे किया होता है, मतलब परचेज कंसिडरेशन, और जो आपकी फेयर वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होती है। तो परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर। ठीक है, नेट एसेट टेकन ओवर, ये प्लस में भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। प्लस आ रही है तो हमने ज्यादा पे किया है, माइनस में आ रही है तो फिर वो नेगेटिव गुडविल है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो मुझे बता सकते हैं, ऊपर आ जाए। पहले हम आते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर आते हैं। पहले हम फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या बल्कि परचेज कंसिडरेशन पहले देते हैं। परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 8 लाख है, हमने कितने पे किए, 8 लाख। अब इसमें से माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग लिया 4.5 लाख का, हम 4.5 लाख लिख देते हैं। अच्छा ऊपर कोई और वैल्यू आ रही होगी, देख लो बेटा, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की कोई और वैल्यू होगी, देख लें आप, 3,20,000। हम ये नहीं लेंगे, हम फेयर वैल्यू लेंगे। जब गुडविल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू लेते हैं, हम फेयर वैल्यू लेते हैं। वो ये रही आपके पास। अब बकर बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब बकर बेटा, अब बकर बेटा आर यू देयर? जी सर, आ रही है। ठीक है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, सॉरी लैंड एंड मशीनरी कितने का लिया, 1,20,000 का, हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या लिया उसने, मोटर व्हीकल लिया है, कितनी भीड़ लगाई, 60,000 लगाई।
हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री लिए 49,000 की, हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद उसने ट्रेड रिसीवेबल लिए हैं, कितने की लिए हैं 52,000, हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसने कोई एसेट लिया और उसकी फेयर वैल्यू नहीं दी हो, क्योंकि ये एसेट तो उसने वैल्यू इतनी वैल्यू पे लिए हैं, पर हो सकता है उसने कुछ और एसेट भी नहीं हो, हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है सी लिमिटेड परचेज दिस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 नवंबर 2016, दे टुक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज। सारे एसेट एंड लायबिलिटीज लिए सिवाय दो चीजों के, एक मोटर व्हीकल के, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो हम पहले देख लेते हैं क्या सारे एसेट कवर हो गए हमारे पास। हम पहले देख लेते हैं। लैंड बिल्डिंग कवर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी कवर हो गया, मोटर व्हीकल कवर हो गया, इन्वेंट्री कवर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल कवर हो गया। ये कवर नहीं हुआ ट्रेड पेबल, ये भी तो उसने लिया है ना, ये भी तो उसने लिया है ना। तो हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, ये उसके साथ एडजस्ट होगा एसेट के साथ। तो एसेट की वैल्यू अगर आप माइनस कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर देंगे, सॉरी बेटा, एसेट की वैल्यू अगर आप माइनस कर रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वो हमारे पास कितना है, वो है बेसिकली, कहाँ चला गया, 39,000। तो 39,000 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बेटा नजर आ रहा है आपको सबको? सर हम लाइबिलिटी प्लस क्यों कर रहे हैं? वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्यों प्लस कर रहे हैं। बेसिकली बेटा मुझे नेट एसेट लेना है, मुझे क्या करना है, नेट एसेट इनका टोटल लेना है। तो इसका एक तरीका ये है कि इस तरह नहीं काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक और तरीका भी है, डेट इज हम पहले प्लस कर लेते हैं सबको, लाइक 450 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 49 प्लस 52 एंड देन हम माइनस कर देते हैं क्या नाम है 39। तो हमारे पास आ जाएगी क्या नाम है, फेयर वैल्यू आ जाएगी ऑफ नेट एसेट आ जाएगी। अच्छा मैं इसमें एक बात रिपीट कर दूं, कभी कभार कंपनी क्या करती है, आपको एग्रीड वैल्यू नहीं दी, कुछ एसेट एंड लायबिलिटी उसने लिए होंगे पर उसकी एग्रीड वैल्यू नहीं दी होगी, तो फिर आपने उसकी बुक वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, बुक वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ट्रेड पेबल उसने नहीं दिया, और ट्रेड पेबल उसने लिया है क्योंकि वो कह रहा है मैंने सिर्फ दो चीजें नहीं ली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक मोटर व्हीकल है, वो हमने नहीं लिया बस। तो मोटर व्हीकल जो उसने लिया था उसकी उसने एग्रीड वैल्यू दे दी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो कुछ नहीं करना है। लेकिन ट्रेड पेबल किसने वैल्यू नहीं दी, तो हम जो बुक वैल्यू दी हुई है वो ही लेंगे हमने। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। सारे एसेट को मैंने प्लस किया है और लायबिलिटी को माइनस किया है। मुझे कोई बता देगा ये कितना आएगा, एनीवन? 1,08,000। 1,08,000 आ जाएगा। 1,08,000 कैसे, 450 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 49 प्लस 52, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? नहीं सर, ट्रिपल गुडविल की जीरो वैल्यू है। में, अच्छा गुडविल की वैल्यू 1,08,000, ठीक है। मुझे फेयर वैल्यू तो बताओ नेट एसेट कितना है। सर 4,00,000, 6,92,000। सॉरी बेटा ये मसला कर रहा है, 6,92,000 ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर। इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,08,000। ये हमारे पास आ गया गुडविल। अबूबकर बेटा आपको बात क्लियर हो रही है? जी सर। ये मैं एकदम मैं नई चीज करवा दी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि गुडविल पढ़ाना मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन सवाल आ गया था तो मैंने कहा अभी करवा देता हूँ तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब असल जो हम काम कर रहे हैं उस पर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं असल काम पे। अब नीचे ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन पे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ, बांट के नहीं वैसे बताओ। तो सर क्या करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टी अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आपने टी अकाउंट पे प्रैक्टिस की है, टी अकाउंट बना लेते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहा है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लें, लेकिन आप प्रॉफिट को बांटिएगा मत, आप डायरेक्ट टोटल बताइएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि परचेज वैल्यू कितनी है हमारे पास, परचेज का 8,00,000 है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। इसको मैं मिटा दूं एक बार सबको, तो मुझे बनाना आसान हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बना लेंगे आप लोग? जी सर। बना के देख लें, मैं आपको सारा सामने रख देता हूँ। मुझे मैं उठा दूँ सारा। ओके सर, रिलेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास एसेट एंड लायबिलिटीज उनकी वैल्यू लिखेंगे। लाइक यहाँ आ जाएगा 3,20,000, फिर आ जाएगा 1,35,000। पहले बुक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, एसेट की बुक वैल्यू। फिर आ जाएगा 110, फिर आ जाएगा 38, फिर आ जाएगा 54। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ये कंपनी लिया नहीं हमसे। अगर ये कंपनी लेती तो मैं लिखता, फिर बाकी सारे एसेट लायबिलिटीज हम लिखते हैं, ठीक है। पहले हम बुक वैल्यू लिखते हैं, तो मैंने एसेट की बुक वैल्यू लिख दी 3,20,000, 1,35,000, 1,10,000, 38 एंड 54। 000 मैंने इग्नोर किया आसानी के लिए। और ट्रेड पेबल कितना आ रहा है, 39,000, ये मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। उसके बाद भाई ये जितने भी एसेट हैं इसकी कॉस्ट कितनी लगी, इसकी परचेज कंसीडरेशन कितनी थी सर, इसकी परचेज कंसीडरेशन थी 8 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं 3 0 इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या ख्याल है, सारे एसेट उसी को दिए थे आपने? नो सर, कुछ पार्टनर भी लेकर गया है। तो जो पार्टनर लेकर गया था वो कितने पे लेकर गया है, 28,000 पे लेकर गया है, तो हम 28,000 लिख देते हैं, ठीक है। बाकी ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल तो वही लेकर गया है, कंपनी लेकर गई है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड, हम कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कंपनी नहीं लेके जाती, तो इसकी भी एडजस्टमेंट फिर हम करते हैं कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है हमारे पास 54 और ये जो ट्रेड पेबल आ रहा है उसको फिर हमने कितने पैसे दिए या कितने रिकवर किए, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं करना आपने, ठीक है, यहाँ सिर्फ 8 लाख के अंदर सारी चीजें आ रही है। और 28 क्या है, पार्टनर अपने घर लेकर गया एसेट को, मोटर व्हीकल को। और क्या था, डिसोल्यूशन कॉस्ट आती है, डिसोल्यूशन कॉस्ट वो उसने दी नहीं है सवाल में, ठीक है, वो उसने दी नहीं। तो अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल प्रॉफिट। वैसे हम बांटते हैं, लेकिन यहाँ इसने बोला टोटल प्रॉफिट बताओ, बांटो मत, पहले टोटल प्रॉफिट बताओ। आप चाहे तो पहले बांट लें और टोटल भी बता दें, कोई मसला नहीं। बताएं कितना आया सर 2,10,000। 2,10,000 कैसे आया, जरा बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर क्रेडिट साइड का टोटल आया था 8,37,000, 8,67,000। 67,000। और इसमें से तुमने डेबिट साइड का माइनस किया तो कितना है आंसर? आंसर आया 2,10,000। 2,10,000 आंसर आ गया। ये 2,10,000 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। और बकर फिर हम इसको बांटते हैं, लेकिन मैंने बंटवाया नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप जो है टोटल प्रॉफिट बताएं। और बकर मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर सारी बात समझ में आई, लेकिन ट्रेड पेएबल क्रेडिट साइड पे क्यों आया, ये समझ नहीं आया। यार जब मैंने जब रिलेशन अकाउंट समझाया था तो मैंने कहा था जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज होते हैं उनको हम क्लोज करते हैं। मतलब एसेट को जब क्लोज किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो एसेट के अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट और रियलाइजेशन के अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज को जब क्लोज किया जाता है, लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट आइटम, लाइबिलिटीज को जब खत्म किया जाता है लाइबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है, तो लाइबिलिटीज को कर दिया जाता है डेबिट। क्या कर दिया जाता है, डेबिट। और रियलाइजेशन को कर दिया जाता है क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी। तो वो लाइबिलिटी इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है और ये एसेट है ट्रेड रिसीवेबल, तो इसीलिए डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। इसके बाद वो कह रहा है कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाओ। अगर आपको याद हो मैंने कैपिटल अकाउंट सिखाया था, तो अभी आ गया नमाज का टाइम, तो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। ये जो इसका डी पार्ट है कैपिटल अकाउंट, पहले आपको कैपिटल अकाउंट समझा भी दूंगा एंड देन मैं इसको आपको कल बताऊंगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं।